नमस्कार साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो सिलेबस एनालिसिस है उससे हम लोग आज शुरू करेंगे। मध्यकाल छोटा सेगमेंट है। प्राचीन काल आपने देखा था कि पाषाण काल से शुरू होता है, मीन्स कि लगभग 5 लाख वर्ष पहले से शुरू होता है और गुप्तोत्तर काल तक चल रहा होता है। अगर आप प्राचीन काल को हड़प्पा सभ्यता से भी देखेंगे तब भी लगभग लगभग जो है ये 32-33 सौ सालों का समय काल है। मध्यकालीन भारत जो है वह मात्र 1000 वर्षों का समय काल है। तो बेटा कल भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, आज भी क्लियर कर रहा हूं। एक तरीके से हम लोग सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। जो बार बार आपके दिमाग में ये फितूर भरा हुआ है कि बहुत तेजी से चल रहा है, ये कुछ मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं तो तेजी से चलेगा क्या। ये मैं बस केवल सिलेबस समझा रहा हूं कि सिलेबस में जब आप एडवांस बैच में आएंगे तो क्या क्या पढ़ना है। वस्तुतः है क्या कि यूपीएससी में क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब हर एक पहलू को बता दिया जाएगा कि ये चीजें पढ़नी है तो किताब जो है वह हजार हजार पेज में 700 पेज में लिखा गया है। तो सब कुछ पढ़ना आपको जरूरी नहीं है। वो इतिहास की किताबें हैं, इतिहासकारों की किताबें हैं। यूपीएससी में आपको जनरल स्टडी पढ़ना है, सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से पढ़ना है। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो फिर बात अलग है, उसके लिए आपको ऑप्शनल के बैच में आना होगा और ऑप्शनल के बैच में बहुत विस्तार से बातें होती हैं। लगभग 8 महीना केवल इतिहास आप हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ते हैं, तो वो बेटा अलग बात है। अभी बात हम लोग जीएस हिस्ट्री की कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन इतिहास विषय की कर रहे हैं। तो चलिए जो है आज के कक्षा कार्यक्रम को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वर्षा हैं, अंजलि हैं, वंदना है, हर्ष हैं, वंशिका हैं, मनाबी गुप्ता हैं, शिवानी हैं, पलक हैं, निशा हैं, काजल हैं, रिया हैं, ओनली आईएस हैं, रुमझुम रॉय हैं, सौरभ हैं, पलक हैं, सत्यम, शिखा, ढेर सारे बच्चे हैं। तो चलिए बच्चों, आप सभी प्यारे छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आज के सेशन को कैरी ऑन किया जाएगा। तो यस, दिस इज द medieval history segment we are going to commence right now, and the today class title, that is the मध्यकालीन भारत एक परिचय, पार्ट 1। और ये जो है पूर्व मध्यकाल से सल्तनत काल तक। तो medieval history and introduction, this is part 1 from the early medieval history to सल्तनत एज। पूर्व मध्यकाल का अगर पाठ्यक्रम देखा जाए तो मात्र 4 यूनिट है। जो सिलेबस है बेटा ये मात्र 4 यूनिट है। सॉरी, मध्यकाल का अगर पाठ्यक्रम देखा जाए तो मात्र 4 यूनिट है। इसमें पहला जो है वह पूर्व मध्यकाल का सेगमेंट है, दूसरा जो है वह सल्तनत काल है, तीसरा जो है वह मुगल काल है, और चौथा जो है वह दक्षिण भारत का
इतिहास है। तीसरा जो है वह दक्षिण भारत का चौथा जो है वह दक्षिण भारत का इतिहास है। तो पूर्व मध्यकाल कब से कब तक है? तो ये 750 से 1200 ईस्वी का समय काल है, या कहीं कहीं पे 700 से 1200 ईस्वी दिखेगा। सल्तनत काल जो है 1206 से 1526 ईस्वी का समय काल है। मुगल काल जो है वह 1526 से 1707 ईस्वी का समय काल है। तथा दक्षिण भारत का इतिहास जो है यह चोल वंश से चोल वंश या राष्ट्रकूट वंश भी कर सकते हैं, राष्ट्रकूट वंश से मराठा साम्राज्य तक का इतिहास है। तो मध्यकाल में कुल 4 सेगमेंट दिखेगा: अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री, सल्तनत एज, मुगल एज एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो ये बेटा सिलेबस है। पढ़ना क्या है? तो पढ़ना बस केवल एनसीईआरटी है। तो आइए जो है, अभी आप लोग एनसीईआरटी भी नहीं पढ़े हैं तो सिलेबस एक तरीके से एनालिसिस हो जा रहा है। फिर उसके बाद जब आप लोग आएंगे तो 0 से लेकर के अप टू द लेवल ऑफ यूपीएससी ये उस पर चर्चा किया जाएगा। तो आइए फटाफट हम लोग क्या शुरू करते हैं। फटाफट जो है पूर्व मध्यकाल से सल्तनत काल हमें करना है, तो शुरू करते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल फिर से मैंने कहा कुछ किताबों में 700 से 1200 ईस्वी मिलेगा, कुछ में बेटा 750 से 1200 ईस्वी मिलेगा। पूर्व मध्यकाल को और क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल को इसे राजपूत युग भी कहते हैं, इसे राजपूत युग भी कहते हैं। तो लगभग लगभग जो 500 सालों का ये समय काल है, इसका 2 पहलू है। पूर्व मध्यकाल का बेटा जो 500 वर्षों का समय काल है, इसका 2 पहलू है। अब 2 पहलू क्या है? तो एक जो है वह देशीय या क्षेत्रीय राजवंश है। देशी या क्षेत्रीय राजवंशों में अधिकांशतः राजपूत हैं, इसलिए इसे राजपूत युग कहते हैं। छोटे छोटे अनेकानेक राजपूत वंश जो हैं इस समय काल में पूर्व मध्यकाल में शासन कर रहे हैं, इसलिए इसे राजपूत युग कहते हैं। और राजपूतों की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इनमें एकता का अभाव था। देयर वॉज द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द राजपूता कम्युनिटी और द राजपूता डायनेस्टी। तो जब आपस में एकता का अभाव है और छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां हैं, तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है ये मध्यकालीन भारत का डे 1 है। ये बेटा मध्यकालीन भारत का डे 1 है, इतिहास का डे 1 नहीं है। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है राजपूतों में एकता का अभाव था, तो ऐसे में जो है इस्लामिक आक्रमण को बढ़ावा मिलता है। बाह्य आक्रमण में इस्लामिक आक्रमण होता है। ये जो इस्लामिक आक्रमण है, ये 2 आक्रमण हैं। पहला जो है वह अरब आक्रमण है और दूसरा जो है वह तुर्क आक्रमण है। जो तुर्क आक्रमण है इसमें 2 होते हैं। एक महमूद गजनवी के नेतृत्व में तुर्क आक्रमण होता है और दूसरा जो है
वह मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में तुर्क आक्रमण होता है। जो अरब आक्रमण होता है यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। द अरब इन्वेजन इट वॉज अंडर द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। तो ये पूर्व मध्यकाल में इस्लामिक आक्रमण को बाद में देखेंगे। पहले बेटा ये राजपूत युग जो है उसे देखते हैं। पहले जो है ये राजपूत युग है उसे देखते हैं। नोट्स अगर मन करे तो बना लीजिए, नहीं भी बनाएंगे तो कोई अपराध नहीं है। सिलेबस बेटा समझ में आना चाहिए कि पढ़ना क्या है। सिलेबस का जो कहा जाता है ना, उसका एक झलक दिखाते हुए जो है मैं एक एक टॉपिक कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है नोट्स बेटा अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपलोड हो ही जाता है 5 मिनट में। एनसीईआरटी 6, 7, 8 और 11th और 12th की पढ़नी है। ओल्ड वाली एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर मौका मिले तो नई वाली पढ़िएगा, लेकिन पहले प्राथमिकता किसको देना है? पहले प्राथमिकता बेटा ओल्ड वाली एनसीईआरटी को देना है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं पूर्व मध्यकाल। और जो पूर्व मध्यकाल का पहला मुद्दा है वह राजपूत युग को शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल का जो पहला मुद्दा है वह राजपूत युग को शुरू करते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है अभी तक बेटा प्राचीन भारत में आप लोग क्या देखे थे? तो प्राचीन भारत में आपने देखा था कि 4 वर्ण थे। 4 वर्ण क्या था? तो 4 वर्ण में ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। तो कहीं भी प्राचीन काल में राजपूत शब्द आया ही नहीं है। प्राचीन काल में तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहली बार जो है राजपूत शब्द ये सुनने को मिल रहा है और राजपूत युग कहा जा रहा है। तो ऐसे में मुद्दा क्या हो जाता है कि इन राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुआ? इन राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुआ? द ओरिजिन ऑफ राजपूता कम्युनिटी। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं। इसमें एक सिद्धांत जो है अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति है। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति है। अग्निकुंड से जो राजपूतों की उत्पत्ति है, तो ये बेटा पौराणिक मान्यता है, जो धर्म ग्रंथों में कहानियां हैं वहां से ये सिद्धांत दिया गया है। तो प्राचीन काल में 2 बड़े प्रमुख ऋषि रहते हैं। कौन है? तो एक जो हैं ऋषि वशिष्ठ हैं और दूसरे कौन है? दूसरे जो हैं वह ऋषि विश्वामित्र रहते हैं। ऋषि वशिष्ठ के पास बेटा कौन सी गाय है? तो इनके पास कामधेनु गाय है। और कामधेनु गाय से ऋषि वशिष्ठ जो भी कहते हैं वह इच्छा को, उनकी इच्छा को चुटकी में पूरा कर देती। तो ऐसे में वशिष्ठ ऋषि के पास कामधेनु गाय है। जब भी किसी राजा की सेना उस रास्ते से गुजरती तो हजारों की सेना होती, तो राजा सैनिकों सहित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर रुकना पसंद करते हैं। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर रुकना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हजारों सैनिकों का खाना ये तुरंत बना करके दे देती।
तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है, इससे कौन जलन रखता है, कौन ईर्ष्यालु होता है? तो विश्वामित्र जो रहते हैं वो विश्वामित्र वह ऋषि वशिष्ठ से ईर्ष्यालु होते हैं, और ईर्ष्यालु होते हैं तो क्या करते हैं, कामधेनु गाय को चुरा लेते हैं, कामधेनु गाय को चुरा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है कामधेनु गाय जब विश्वामित्र के पास आती है तो वशिष्ठ ऋषि कई बार अनुरोध करते हैं कि आप हमारी गाय हमें लौटा दीजिए। विश्वामित्र बार बार कहते कि हम अब कामधेनु गाय को नहीं लौटाने वाले हैं। तो इस तरीके से वशिष्ठ ऋषि क्या करते हैं, वशिष्ठ ऋषि जो है एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, और उस यज्ञ के आयोजन से उस यज्ञ का जो अग्नि कुंड है, उस अग्नि कुंड से 4 योद्धा जाति उत्पन्न होते हैं, 4 योद्धा जाति उत्पन्न होते हैं। ये 4 योद्धा जाति कौन है? तो ये 4 योद्धा जाति जो हैं वह प्रतिहार हैं, वह परमार हैं, वह चालुक्य हैं, और वह चौहान है। जब विश्वामित्र ऋषि कामधेनु गाय को चुरा लेते हैं, वशिष्ठ ऋषि बार बार अनुरोध करते हैं, विश्वामित्र जब कामधेनु गाय नहीं देते हैं तो वशिष्ठ ऋषि जो है वह यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 योद्धा जाति उत्पन्न होती हैं। वह कौन है? प्रतिहार हैं, परमार हैं, चालुक्य हैं, चौहान हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? तो यही जो है राजपूत हैं, और यही राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत है। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुआ। तो ये युद्ध प्रिय जाति रहते हैं जो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा अग्निकुंड से उत्पन्न होते हैं, जो विश्वामित्र से कामधेनु गाय को लेकर के सकुशल वशिष्ठ ऋषि को पहुंचाते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ और सिद्धांत है, तो वो सब एडवांस बैच में आप आइएगा तो वहां पे देखा जाएगा। तो अब ये राजपूत युग है, तो इन्हीं सारे वंशों को, जो राजपूत वंश हैं, इन्हीं सारे वंशों को आपको पढ़ना है। प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश, चौहान वंश। तो आप आएंगे तो पूर्व मध्यकाल में राजपूत युग में इन सारे वंशों को पढ़ेंगे। अब इसी दौरान क्या होता है? तो इसी दौरान जो है पूर्व मध्यकाल में इस्लामिक आक्रमण होता है, जो अगला मुद्दा हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में इस्लामिक आक्रमण है। जो इस्लामिक आक्रमण है, इसमें सबसे पहले किसका आक्रमण हो रहा है? तो इसमें सबसे पहले अरब आक्रमण हो रहा है। अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हो रहा है? तो अरब आक्रमण जो है वह 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हो रहा है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हो रहा है। कहां पर होता है यह आक्रमण? तो अरब आक्रमण जो है ये सिंध क्षेत्र पे हुआ। सिंध क्षेत्र के शासक कौन थे? तो सिंध क्षेत्र के ये ब्राह्मण शासक रहते हैं, नाम इनका दाहिर रहता है। अब इस अरब आक्रमण के बेटा कई सारे कारण रहते हैं। इन कई सारे कारणों में एक कारण जो रहता है वह पहला जो है इस्लाम का प्रचार प्रसार करना इनका कारण रहता है। वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते थे।
दूसरा कारण बेटा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मीन्स भारत बहुत समृद्ध क्षेत्र था, तो भारत की समृद्धि को ये पाना चाहते थे। तो ऐसे करके अनेकानेक कारण थे। एक उसमें से कारण था कि ये श्रीलंका है, और इधर आगे बढ़ेंगे तो ये ईरान है, और ये जो है यह अरब क्षेत्र है। श्रीलंका से एक अरब जहाज जो रहता है वह अरब सागर होते हुए अपने महिलाओं और धन दौलत को लेकर के अपने देश जा रहा होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सिंध का क्षेत्र है, गुजरात के आगे ये पाकिस्तान का सिंध का क्षेत्र है। ये सिंध के क्षेत्र में इस जहाज को लूट लिया जाता है। जब इस जहाज को लूट लिया जाता है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है अरब क्षेत्र के जो शासक रहते हैं वह इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, तो सिंध क्षेत्र के राजा दाहिर को जिम्मेदार मानते हैं। तो दाहिर कहते हैं कि जहाज जो लूटा गया है वह समंदर में लूटा गया है, मैं राजा जो हूं वह स्थल का राजा हूं, और यह काम समुद्री लुटेरों का है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो जो कहावत सुने हैं बेटा ने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो कुछ वैसा ही जो कहावत है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो पहले से ये भारत की समृद्धि को लूटना चाहते थे, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, सो मेनी कॉजेज रहते हैं। अब उन्हें वो बहाना मिल जाता है कि दाहिर जो है वह हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में अपने सेनापति, ये मोहम्मद बिन कासिम कोई राजा नहीं रहते हैं, ये सैन्य कमांडर रहते हैं, सेनापति रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए कहा जाता है। ये आक्रमण करते हैं, सफल होते हैं, और सिंध क्षेत्र पे अरबों का कब्जा हो जाता है, अरबों का शासन हो जाता है। तो ये बेटा इस्लामिक आक्रमण में पहला अरब आक्रमण होता है। अब दूसरा क्या है तो दूसरा जो है वह तुर्क आक्रमण है। दूसरा क्या है तो वह पूर्व मध्यकाल में तुर्क आक्रमण है। तुर्क आक्रमण दो होते हैं। पहला किसके नेतृत्व में होता है, तो पहला महमूद गजनवी के नेतृत्व में होता है। जो दूसरा आक्रमण है वह किसके नेतृत्व में होता है, तो दूसरा जो है वह मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में होता है। पहला बेटा जो आक्रमण महमूद गजनवी के नेतृत्व में हो रहा है, महमूद गजनवी के कुल कितने आक्रमण हुए थे, तो कुल आक्रमण जो है वह 17 हुआ था। आक्रमण का उद्देश्य क्या रहता है, तो आक्रमण का उद्देश्य, पहला उद्देश्य उसका धन की लूट रहता है। मतलब वो भारत में अपने शासन की स्थापना के उद्देश्य से आक्रमण नहीं कर रहा था, वो भारत जो सोने की चिड़िया है उस धन को लूटने के उद्देश्य से आक्रमण कर रहा था। दूसरा उद्देश्य जो रहता है बेटा वो क्या है, दूसरा उद्देश्य जो है वह इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है। तो देयर वाज द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द महमूद गजनवी इन्वेजन ओवर द इंडिया। द फर्स्ट वन वाज टू लूटिंग द मनी फ्रॉम दिस कंट्री, and second was the promotion of Islamic religion। अब जो 17 आक्रमण होता है इसमें जो 16वां आक्रमण होता है यह सबसे महत्वपूर्ण है। जो 16वां आक्रमण है यह कहां पे होता है, तो 16वां आक्रमण जो है वह सोमनाथ मंदिर पर होता है। सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण कब होता है, 1025 ईस्वी में होता है। ये सोमनाथ मंदिर बेटा कहाँ पे है, सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है। और गुजरात पर किसका शासन रहता है,
तो सोलंकी वंश कह लीजिए या चालुक्य वंश कह लीजिए, उनका शासन होता है। तो महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है, भगवान शिव के पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसे द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो सोमनाथ मंदिर बेटा जो है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक रहता है। और भारतीयों में जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनका ऐसा मानना था कि साक्षात भगवान शिव का यहाँ पे निवास है। साक्षात भगवान शिव का यहाँ पे निवास है और प्रतिदिन 25 नदियों के पानी से भगवान शिव का जलाभिषेक होता था। और क्यों माना जाता था कि साक्षात भगवान शिव का यहाँ पे निवास है? तो शिव प्रतिमा, ये तो उस दौर की बात है भाई ने, 1025 की बात है। आज बेटा 2026, 1000 साल बीत चुका है। मैं आज भी कह रहा हूं बेटा कि आज भी भारत के अगर किसी मंदिर में ऐसा हो जाए जैसा उस दौर में सोमनाथ मंदिर में था, तो आज भी लोग मानेंगे कि साक्षात भगवान का निवास इस मंदिर में है। जो शिवलिंग था, जो शिव प्रतिमा थी, वो कहां पे था? तो वह हवा में था। मतलब अरे भाई, कहीं भी मंदिर में शिवलिंग पे जाएंगे तो जमीन पे शिवलिंग होता है ना। ये बेटा जमीन में नहीं था, ये शिवलिंग जो है वह हवा में लटक रहा था और बिना किसी आधार के जो है हवा में लटक रहा था। मतलब हवा में वह शिवलिंग है, न तो ऊपर से किसी चीज से जुड़ा है, न तो नीचे से जुड़ा है। ऐसे में लोगों को लगता है, आज विज्ञान इतना आगे बेटा, मैं आज की बात कर रहा हूं कि आज अगर भारत के किसी मंदिर में ऐसा हो जाए तो लोगों का, अरे पता है ना भी कुंभ मेले में कितने करोड़ लोग नहाए थे। तो आज भी धर्म का लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। वो कुंभ में बेटा संगम का पानी इतना गंदा हो गया था, उसके बाद भी जो महास्नान होता था, करोड़ से ज्यादा लोग नहाते थे। तो भगवान शिव की प्रतिमा हवा में लटक रही थी। ऐसे में लोगों का विश्वास था कि साक्षात भगवान शिव यहाँ पे हैं। और ये जो रहता है, महमूद गजनवी अपने 16वां आक्रमण में यहाँ पे आ जाता है। जब महमूद गजनवी चलता है, ये कहां से रहता है? तो ये अफगानिस्तान के गजनी कबीले से रहता है। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी कबीला से रहता है। तो जब बेटा ये चलता है तो सोमनाथ मंदिर पे ये कहता है कि इस बार मैं सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करूंगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये आक्रमण करने नहीं आ रहा है, साक्षात इसका काल इसको बुला रहा है। जो कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसा माना जाता है कि इसका विनाश होना है। विनाश होना है तो विपरीत बुद्धि इसके दिमाग में आई है। ये सोमनाथ मंदिर को लूटने चला है जहां पे साक्षात भगवान है। तो लोग उसे रोकते नहीं है, कहते हैं जाने दो, भस्म कर देंगे भगवान उसे। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो है वह आता है बिना किसी विशेष प्रतिरोध के, जो है वह सोमनाथ मंदिर तक आ जाता है। जब सोमनाथ मंदिर पर आ जाता है, मंदिर के प्रांगण में घुसता है और वह भस्म नहीं होता है, तब जो है, उस जमाने में बेटा मंदिरों की अपनी सेना होती थी। तो मंदिर की सेना अब लड़ना शुरू करती है। मंदिर की सेना जब लड़ना शुरू करती है तो ऐसे में चंद घंटों में गजनवी क्या करता है? चंद घंटों में 5 लाख जो मंदिर के सैनिक थे उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और 5000 सैनिक जो चंद घंटों में मार दिए जाते हैं, तो पूरा मंदिर का प्रांगण रक्त से लाल हो चुका है, रक्त से सन चुका है। और ऐसे में अब गजनवी क्या कहता है? तो अब गजनवी कहता है कि जा करके इनके जो शिव प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, अपने सैनिक को आदेश देता है कि जाके उसे तोड़ दो। अब शिवलिंग को तोड़ दो, वह भी भारत का ऐसा शिवलिंग जहां पे यह विश्वास था कि साक्षात भगवान यहाँ पे हैं। तो बड़ी बेटा जो है एक तरीके से
कह सकते हैं असमंजस की स्थिति है। तो जो मंदिर के मुख्य पुजारी रहते हैं वह कहते हैं कि ऐ गजनबी, जो मंदिर के मुख्य पुजारी रहते हैं वह कहते हैं कि ऐ गजनबी, चूंकि उसका बेटा 16वां आक्रमण है, कहते हैं ऐ गजनबी, हमने सुना है कि तुम भारत पर हर बार आक्रमण जो करते हो वह धन की लूट के लिए करते हो। मंदिर के मुख्य पुजारी कहते हैं कि तुम सपने में भी नहीं सोचे होगे उससे ज्यादा धन संपत्ति मंदिर के गुप्त खजाने में है। और कहते हैं कि इतनी धन संपत्ति है, केवल मंदिर के गुप्त खजाने में इतनी धन संपत्ति है जितना तुम्हारे समस्त देश अफगानिस्तान में नहीं है। मुख्य पुजारी कहते हैं कि बस मेरी एक बात मान लो, शिव प्रतिमा को खंडित मत करो, उसे मत तोड़ो, मैं तुम्हें मंदिर के गुप्त दरवाजे का रास्ता दिखा दूंगा। मुख्य पुजारी गजनवी को यह समझाते हैं कि बस तुम एक काम करो कि शिव प्रतिमा को छोड़ दो, और इतनी धन संपत्ति गुप्त खजाने में है कि तुम्हें दोबारा फिर से आक्रमण करने की भारत पर जरूरत नहीं पड़ेगा। गजनवी बेटा बहुत चालाक रहता है। गजनवी बहुत चालाक रहता है तो कहता है हाँ ठीक है, मैं प्रतिमा को खंडित नहीं करूंगा, गुप्त खजाने का रास्ता जो है मुझे दिखा दो। मंदिर के जो मुख्य महंत रहते हैं उसे गुप्त खजाने पे ले जाते हैं। गुप्त खजाना का दरवाजा जब खुलता है तो गजनवी की आंखें चौधिया जाती हैं। इतना जो है सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती इतना भरा पड़ा था, उसे विश्वास नहीं होता है कि एक मंदिर के पास इतना ज्यादा खजाना। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से अब रास्ता तो वो देख चुका है तो वह लौट करके फिर से आता है शिवलिंग के पास, और वहां पर बड़ा ही कालजयी एक स्टेटमेंट देता है और कहता है कि अरे मूर्खों, तुमने गजनवी को समझने में भूल कर दिया। वह कहता है कि अरे मूर्खों, तुमने गजनवी को समझने में भूल कर दिया। गजनवी बुत फरोश नहीं, गजनवी बुत सिकन है। वह कहता है कि जो गजनवी है बुत फरोश मतलब मूर्तियों को छोड़ने वाला नहीं, गजनवी बुत सिकन मूर्तियों को तोड़ने वाला है। और अब सैनिकों को आदेश देता है कि तोड़ दो मूर्ति को। सैनिक जाते हैं, तलवार चलाते हैं, तो तलवार या तो जाके मंदिर का जो सीलिंग होता है ना, जो अंदरूनी ऊपरी हिस्सा है वहां पे चिपक जाता, या तलवार जो शिवलिंग तो बेटा हवा में है, या तलवार जाके नीचे जमीन में चिपक जाता। जब तलवार ऊपर या नीचे चिपक जाता तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अब लोगों को लगता है कि भगवान देर आए हैं परंतु दुरुस्त आए हैं। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि भगवान भले देर से, भाई तलवार अब दुश्मन का कहाँ है, नीचे चिपक जा रहा है या ऊपर चिपक जा रहा है, शिव प्रतिमा पे लग ही नहीं रहा है। लोगों को लगता है कि भगवान देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब जय जय घोष होना शुरू होता है, जय जय घोष होना शुरू होता है। तो गजनवी के सैनिक भी डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? उन्होंने भी सुना था कि इनके भगवान, साक्षात इनके भगवान इसी मंदिर में रहते हैं। लेकिन बेटा गजनवी जो है वह विचलित नहीं होता है। गजनवी बहुत ही तार्किक और बहुत ही चालाक रहता है। उसे समझ में आ जाता है कि जो तलवार ऊपर नीचे चिपक रहा है इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं है। वह भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में सुन रखा था, तो उसे समझ में आता है कि भारतीयों का ज्ञान विज्ञान है। अब वह थोड़ा सा तर्क लगाता है कि लोहा क्यों ऊपर नीचे चिपक रहा है, अरे तलवार लोहे का बनता है, तो सोचता है तलवार क्यों ऊपर नीचे चिपक रहा है, तो उसे समझ में आ जाता है तलवार लोहे का बना है और चिपक रहा है मीन्स कि यहाँ पे कोई चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो ऐसे में वह खुद अब अपनी तलवार निकालता है, प्रतिमा के पास जाता है, बिजली की रफ्तार से वह वार करता है और एक ही बार में शिव प्रतिमा टुकड़े टुकड़े में खंडित हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में
वह जितनी भी अकूत धन संपत्ति है उसे 700 ऊंटों पर लादता है। मंदिर के गुप्त खजाने में बेटा इतना धन संपत्ति था कि 700 ऊंटों पर उसे लादता है। और 700 ऊंटों पर लाद कर अब वह क्या करता है, तो अफगानिस्तान जाने का, ये राजस्थान का क्षेत्र है और राजस्थान का ये थार का मरुस्थल का क्षेत्र है। तो वो सोचता है कि अगर घनी आबादी से जाऊंगा, घनी बस्ती से जाऊंगा, तो इतना धन संपत्ति है कि आम जनता ही आक्रमण कर देगी और मैं ये धन संपत्ति अपने देश नहीं ले जा पाऊंगा। तो वो रास्ता कौन सा चुनता है, तो वह रास्ता इस थार के मरुस्थल को चुनता है। थार के मरुस्थल में 700 ऊंटों का काफिला, एक के आगे एक, कई किलोमीटर लंबा ये काफिला होता है और हर ऊंट पे बेटा बेशुमार जो है खजाने का धन संपत्ति लादा गया है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इसी रास्ते पर जाटों का आक्रमण होता है। जाटों का जब आक्रमण होता है तो ऐसे में इसके सेना में शोरगुल होना शुरू होता है। सेना में शोरगुल होता है तो अब 700 ऊंट बेटा, मैंने कहा ना कारवां चलता है रेगिस्तान में, एक के आगे एक, तो ये कोलाहल, ये हल्ला गुल्ला उसके कानों तक पहुंचता है, गजनवी के कानों तक पहुंचता है। गजनवी को जब पता चलता है कि जाटों का आक्रमण हुआ है, कुछ किताबों में खोखर जनजाति शब्द मिलेगा, तो वो आदेश देता है, वह कहता है कि जो एक ऊंट के आगे एक ऊंट का जो ये कारवां है, कहता है उस कारवां को तोड़ो और सारे ऊंट को एक जगह उसका झुंड बनाओ। तो ऐसे में बेटा जो ये ऊंटों का कारवां है, वह कहता है कि इन ऊंटों का एक के आगे एक नहीं, बल्कि इनका क्या करो, इनका अपना जो है एक झुंड बनाओ। जब इनका झुंड बन जाता है तो अपनी सेना से क्या कहता है, अपनी सेना से कहता है कि इस कुल सारे ऊंटों के चारों ओर अपना सैनिकों का एक घेरा बनाओ। सैनिकों का एक घेरा बन जाता है। इतना चालाक रहता है बेटा कि जो इस सैनिकों के घेरे के पास में जो ऊंट है, सैनिकों को घेरे के पास में जो ऊंट है, उनके ऊंट चलाने वाले से कहता है कि जो चांदी के सिक्के और मोती हैं उन्हें लुटाना शुरू करो। जो चांदी के सिक्के और मोती हैं उन्हें लुटाना शुरू करो। तो ऐसे में बेटा मैंने शुरू में ही कहा था ना कि मानव स्वभाव से लालची प्राणी होता है। गांव में बारात निकलती है तो देखे हैं, बारात में बेटा वो जो 10 रुपए का नोट लुटाया जाता है, 10 रुपए 20 रुपए का जो नोट लुटाया जाता है, कभी वो आलम आपने देखा है? वो स्थिति क्या होती है, वो होता है कि जान जाए परंतु ये 10-20 रुपए का नोट न जाए, जान जाए परंतु ये 10-20 रुपए का नोट न जाए। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह कोई नाली में गिरता है, कोई कांटे पे गिरता है, कोई धूल में जो है उसी में, मतलब बेटा वो 10 रुपए के लिए जान दे देंगे। तो ये मानव की फितरत है। अब उसे लगता है कि ये आक्रमण हुआ है, खजाने को मतलब कहा बेटा ना कि बहुत चालाक रहता है। तो वो कहता है कि वो जानता था कि ये जब आम जनता आक्रमण करेगी तो उनका सामना कर पाना मुश्किल है। तो वो क्या दिमाग लगाता है कि सोने जो हीरे जवाहरात हैं उसे नहीं, चांदी और मोती और कुछ सोने उसमें सिक्के मिला करके जो सोने हैं उसको लुटाओ। जब वो बाहरी घेरा के ऊंट जब इसको लुटाना शुरू करते हैं तो ये बेटा जो है अभी शादी वाला मैं बताया ना, वो उसको लूटने में व्यस्त हो जाते हैं। और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो इस झुंड के काफिला को आगे बढ़ाता है और कुछ घंटों में वह जाटों के क्षेत्र से निकल जाता है। लेकिन बेटा जो लुटाने में भी उसको नुकसान हुआ था, उससे भी वो क्या होता है, उससे भी वो बहुत ज्यादा व्यथित होता है और एक अंतिम आक्रमण करता है। तो अंतिम आक्रमण जो 17वां आक्रमण होता है वह किस लिए होता है, तो 17वां आक्रमण जो है वह जाटों को दंडित करने के लिए होता है। तो ये कौन है, ये महमूद गजनवी हैं। अब बेटा किस पे आते हैं, तो अब गौरी के ऊपर आते हैं।
गौरी जो रहता है ये भी अफगानिस्तान के, ये गजनी से रहते हैं, ये गोर कबीले से रहते हैं, गोर कबीले से रहते हैं, तो गजनवी से प्रेरित और प्रभावित रहते हैं। और गजनवी जहां धन की लूट के लिए आक्रमण कर रहा था, इनका जो आक्रमण होता है वो भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना के लिए होता है। तो भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना के लिए होता है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इनका दो महत्वपूर्ण युद्ध है। पहला जो है तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध है, ये 1191 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा जो बेटा है वह तराइन का द्वितीय युद्ध है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वह 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से क्या है, तराइन का जो युद्ध होता है उसमें गौरी हैं और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान ने इस तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को क्या किया था, गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। जब गौरी भाग रहा था तो इनके जो कवि रहते हैं चंद बरदाई, वह कहते हैं हुकुम, भागता हुआ शत्रु फिर से आपके ऊपर आक्रमण करेगा, अतः इसका पीछा करके इसे मार दीजिए। जब चंद्रबरदाई कहते हैं कि इसका पीछा करके इसे मार दीजिए, तो वैसे में पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि भागते हुए शत्रु के पीठ पर वार करना ये भारत की परंपरा नहीं है, और वह उसे जाने देते हैं। जाने देते हैं तो अगले साल वह फिर से आता है, 1192 ईस्वी में उसी मैदान पर आता है। एक कहावत बेटा सुने होंगे, घर का भेदिया लंका ढावे। तो इस बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। क्यों पराजित हो जाते हैं, तो उसकी भी एक कहानी है। कल बेटा जो कहानी आपने सुना था वह बाणभट्ट के हर्षचरित की कहानी थी। अभी जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की कहानी है। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की कहानी है। तो ऐसे में इस दिल्ली के क्षेत्र में कौन रहते हैं, दिल्ली के क्षेत्र में चौहान वंश, और चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान हैं। दिल्ली के बगल में जो कन्नौज का क्षेत्र है, कल आपने देखा था मौखरी वंश थे, इस कन्नौज में कौन है, तो इस कन्नौज में गढ़वाल वंश है, गढ़वाल वंश है। और इसके राजा कौन है, इसके राजा जयचंद हैं। जयचंद की बेटा एक पुत्री रहती हैं, पुत्री का नाम क्या है, पुत्री का नाम जो है वह संयोगिता है। तो जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता है, और संयोगिता जयचंद के पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता है। और संयोगिता का आकर्षण या प्रेम किससे रहता है, तो संयोगिता का आकर्षण जो है वह पृथ्वीराज चौहान से रहता है। ये जो इनका अपना रिलेशनशिप है, इसे जयचंद बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पड़ोस में रहते हैं और गढ़वाल वंश के जयचंद के राज्य से बहुत बड़ा राज्य पृथ्वीराज चौहान का रहता है। पृथ्वीराज चौहान उम्र में भी जयचंद से बहुत छोटे रहते हैं। तो मैंने बेटा कहा ना कि राजपूत युग में राजपूतों में आपस में ही एकता नहीं थी, आपस में ही बनती नहीं थी, आपस में ही वो लड़ते रहते थे। तो जयचंद को ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे में वो क्या करते हैं, ऐसे में वह अपने पुत्री के विवाह का निर्णय लेते हैं। और उस जमाने में बेटा जो है स्वयंवर की प्रथा रहती है। स्वयंवर की प्रथा मीन्स कि लड़की खुद से अपना वर चुनेगी। तो सारे योग्य राजाओं को बुलाया जाता है, सिवाय किसके, सिवाय जो है वह पृथ्वीराज चौहान के। अब पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि स्वयंवर में संयोगिता किसी दूसरे राजा के ऊपर
वो करेंगी तो हमसे बिछड़ जाएंगी, कुछ ऐसा ही वो रहता है। और पृथ्वीराज चौहान भरी सभा से उन्हें उठा करके लेके चले जाते हैं। जब उठा कर लेके चले जाते हैं तो जयचंद इससे अपने आप को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करते हैं। तो अब बेटा ये मैं ये कहानी शुरू में ही कह दिया कि मैं पृथ्वीराज रासो की सुना रहा हूं। तो ऐसा कहा गया कि जयचंद अब प्रतिशोध की भावना में रहते हैं, बदले की भावना में रहते हैं, और गौरी को आमंत्रित करते हैं कि तुम आओ, तुम्हारा सहयोग मैं करूंगा। और इस बार क्या होता है, तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी जो है अब किसे पराजित करता है, गौरी पृथ्वीराज को पराजित करके इन्हें कैद करवा देता है, इन्हें अंधा करवा देता है। इन्हें जब अंधा करवा देता है तो ऐसे में क्या है, ऐसे में कुछ वर्ष बीत जाता है। अब जेल में रहते रहते इनका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण मतलब कमजोर हो चुका है, और शरीर जो कमजोर हो चुका है साथ ही आंखों की रोशनी, अंधा करवा दिया तो आंखों की रोशनी नहीं है। एक दिन की बात होता है कि चंद्रबरदाई उनसे मिलने जाते हैं। मिलने जाते हैं तो उनके भाई राजा थे, राजा अब कई वर्षों से कारागार में हैं, तो उनके इस हालत को देख करके भावुक हो जाते हैं। भावुक हो जाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि चंद्रबरदाई ये भावुक होने की घड़ी नहीं है, मैं जिंदा हूं तो मेरे जिंदा रहने का उद्देश्य है। तो कहते हैं जिंदा रहने का जब उद्देश्य है तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है चंद्रबरदाई कहते हैं कि कैसे, वो कहते हैं मेरा उद्देश्य है गौरी को मारना। तो चंद्रबरदाई बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं ना तो आपको बाजुओं में अब वो ताकत रहा, ना तो आपकी आंखें रहीं, आप हैं कारागार में, आप कैसे गौरी को मार सकते हैं। तो कहते हैं कि हमारी एक मुलाकात करवाओ गौरी से, और अपनी याद दिलाते हैं कि मेरे पास शब्द बेदी बाण की शक्ति है, शब्द बेदी बाण की शक्ति है। तो ऐसे में कहते हैं कि एक बस मुलाकात उससे कराओ। चंद्रबरदाई जाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान की गौरी के दरबार में बहुत उनकी बड़ाई करते हैं, कहते हैं हमारे हुकुम के पास वो हुनर है कि वह शब्द सुन करके निशाना मार देते हैं। तो ऐसे में गौरी जो है बहुत हंसता है और कहता है कि तुम्हारे हुकुम को अंधा कर दिया, अभी भी उनके पास हुनर है ही। फिर गौरी को लगता है कि भले हमारा दुश्मन है लेकिन दुश्मन जो है वह अच्छा था। जब मैं भाग रहा था तो इसने इसी चंद्रबरदाई से कहा था कि भागते हुए शत्रु के ऊपर के पीठ पर वार भारतीय परंपरा नहीं है। तो उन्हें लगता है कि भले दुश्मन था, आदमी सही था, एक बार देखते हैं कि किस हालत में है। तो वो परमिशन ग्रांट करता है, कहता है ठीक है, एक दिन निर्धारित किया जाता है, कहता है तुम्हारे हुक्म का हुनर देखा जाएगा। अब ऐसे में क्या है, ऐसे में बेटा जो है दरबार लगता है। दरबार में हमेशा कभी भी किसी दरबार में देखेंगे तो राजा का सिंहासन थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है। तो ऐसे में दरबार में सारे दरबारी बैठे हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान आते हैं और बीचों बीच इनको जो है खड़ा कर दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई से कहा था कि जिस वस्तु पे हमें निशाना लगाना है उसकी दूरी लगभग उतना ही आगे रखना जितना हमसे पीछे गौरी का सिंहासन हो। तो वैसे में बेटा चंद्रबरदाई जो है उतनी दूरी पे ही निशाना रखवाता है और कहता है कि इतनी दूरी का सटीक निशाना हमारे हुक्म मारते हैं। अब बेटा जो है जब बारी आती है निशाना लगाने की तो सारे दरबारी जोर जोर से पृथ्वीराज चौहान पे हंसने लगते हैं और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान अपमान का घूंट बर्दाश्त करके भी शांत रहते हैं। कुछ मिनटों के बाद जब हंसते हंसते दरबारी थक जाते हैं, सभा मौन होता है, तो गौरी कहता है क्या हुआ पृथ्वीराज, तुम अपना हुनर भूल गए या तुम्हें ऐसा कोई हुनर आता ही नहीं था। मीन्स की क्या था, पृथ्वीराज चौहान इसी का इंतजार कर रहे थे कि शब्द निकले। तो जैसे ही गौरी का शब्द निकलता है वैसे ही अब यहां पे चंद्रबरदाई क्या कहते हैं, तो चंद्रबरदाई
पूरे दरबार को लगता है कि जिसपे निशाना लगाना है उसकी दूरी चंदबरदाई बता रहे हैं। असल में चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान से जो गौरी की दूरी है उसे बता रहे हैं। तो चंदबरदाई कहते हैं कि 4 बांस 24 अंगुल अंबल अष्ट प्रमाण, अंबल मतलब ऊंचाई पे, तो 4 बांस 24 अंगुल अंबल अष्ट मतलब ऊंचाई पे आपका प्रमाण है। कोई कंफ्यूजन न हो तो कहते हैं ता ऊपर घड़ियाल है अब न चूक चौहान। ता ऊपर घड़ियाल मतलब सिंहासन बेटा ऊंचाई पे होता है, तो ता ऊपर घड़ियाल, घड़ियाल मतलब आपका शत्रु है, सांकेतिक रूप से कहते हैं ता ऊपर घड़ियाल है अब न चूक चौहान। पृथ्वीराज चौहान बेटा पीछे मुड़ते हैं, तीर चलाते हैं, गौरी को लगता है, गौरी की मृत्यु हो जाती है। चंदबरदाई जो है वह जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास, वह अपना खंजर निकालते हैं, इनसे माफी मांगते हैं कि हुक्म, उनको पता था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या सुलूक होगा, तो अपने ही खंजर से इनको मार देते हैं। इस तरीके से ये कहानी पृथ्वीराज रासो की है। ये बेटा एक तरीके से कह सकते हैं कि कहानी है, इतिहास इसे सत्य नहीं मानता है। तो चलिए पूर्व मध्यकाल यहीं पे समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अगला यूनिट हम लोगों का क्या है, तो अगला यूनिट बेटा जो है वह सल्तनत काल है। पूर्व मध्यकाल समाप्त हुआ बेटा, यहां पे कोई डाउट है? पूर्व मध्यकाल पे अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। पूर्व मध्यकाल पे यदि कोई डाउट है तो आप फटाफट प्रश्न पूछ सकते हैं। सही है, वेरी गुड। तो चलिए सल्तनत काल क्या है। सल्तनत काल जो है 1206 से 1526 ईस्वी का समय काल है। सल्तनत काल में कुल कितने वंश हैं, तो कुल जो हैं वह 5 वंश हैं। जो कुल 5 वंश हैं इसमें कौन कौन है, तो इसमें जो है वह गुलाम वंश है, इसमें जो है वह गुलाम वंश है, इसमें जो है वह खिलजी वंश है, इसमें जो है वह तुगलक वंश है, इसमें जो है वह सैयद वंश है, और इसमें जो है वह लोदी वंश है। सैयद वंश का बेटा कोई योगदान नहीं रहता है। गुलाम वंश कब से कब तक है, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक है। खिलजी वंश जो है वह 1290 से कब तक है, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक है। जो तुगलक वंश हैं वह कब से कब तक है, तो तुगलक वंश जो है यह 1320 से 1414 ईस्वी तक है। जो सैयद वंश हैं वह 1414 से 1451 ईस्वी तक है। लोदी वंश जो है वह 1451 से 1526 ईस्वी तक है। 1451 से जो है वह 1526 ईस्वी तक है। तो ये बेटा कुल 5 वंश हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला वंश कौन सा है, पहला वंश जो है वह गुलाम वंश है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हुए,
गुलाम वंश में इल्तुतमिश हुए, गुलाम वंश में रजिया सुल्तान हुई और गुलाम वंश में बलबन हुए। तो इसे गुलाम वंश बेटा क्यों कहते हैं? गुलाम वंश इसलिए कहते हैं कि गौरी की अपनी कोई संतान नहीं थे। गौरी का जब मृत्यु 1206 में होता है तो उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उसके साम्राज्य का बंटवारा उसके गुलामों में कर दिया जाता है, तो उसे गुलाम वंश कहते हैं। अब जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं ये कौन है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगले शासक बनते हैं वह ऐबक के गुलाम रहते हैं, इसलिए गुलाम वंश कहते हैं। इल्तुतमिश जो हैं वह ऐबक के गुलाम रहते हैं, इसलिए गुलाम वंश है। ऐबक के गुलाम रहते हैं, गुलामों की उपयोगिता जानते थे, तो इन्होंने 40 गुलामों का एक दल बनाया। 40 गुलामों का जो दल है, 40 गुलामों का दल बनाया। जो 40 गुलामों का दल है इसे तुर्काने चहलगानी कहते हैं। तो ऐसे में तुर्काने चहलगानी का ही एक गुलाम बलबन आगे चल के शासक बनता है, इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं इन्होंने ही बेटा जो है कुतुब मीनार की नींव रखा था और मात्र 4 सालों तक शासन करते हैं, 1206 से 1210 ईस्वी तक। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरे थे, घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो इनके गुलाम और इनके दामाद इल्तुतमिश थे वह शासक बनते हैं। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? तो इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? तो अभी मैंने कहा ना कि गौरी के मरने के बाद उसके साम्राज्य को उसके गुलामों में बांट दिया गया, तो जो भी उसके अन्य गुलाम थे उनकी चुनौती को इल्तुतमिश समाप्त करता है। इल्तुतमिश समाप्त करता है, अब कोई चुनौती नहीं है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत ही दूरदर्शी थे, इन्हें अपने जीते जी ही समझ में आ गया था। एक बेटा कहावत सुने होंगे, पूत सपूत सो का धन संचय, पूत कपूत सो का धन संचय। अगर पूत बेटा सपूत है तब भी धन रख के क्या करेंगे? अगर अपने पुत्र को योग्य बना देंगे वो खुद धन कमा लेगा। पूत कपूत सो का धन संचय, अगर पूत कपूत निकल गया तो जो भी धन आपने रखा हुआ है वो सब बर्बाद कर देगा। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है इल्तुतमिश बड़े पारखी निगाहें थीं, उनको पता था कि उनके जो पुत्र हैं सारे के सारे कपूत हैं, उनकी जो पुत्री हैं उनको पता था कि यही सबसे योग्य हैं। तो अपने जीते जी ही उन्होंने रजिया को, अपनी पुत्री को अगला सुल्तान घोषित कर दिया था। जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो जो 40 गुलामों का दल तुर्काने चहलगानी है यह प्रभावी हो जाता है और इनको लगता है कि हम अब ये समय आ गया कि हम एक महिला का आदेश मानेंगे। तो ये लोग रजिया को ना बैठा के रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बैठा देते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बैठा देते हैं तो बेटा जो कहते हैं ना कि इल्तुतमिश की पारखी निगाहें थी, रजिया योग्य थी। रजिया क्या करती है? तो रजिया लाल वस्त्र धारण करती है, लाल वस्त्र धारण करती है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो है वह जनता से जाके न्याय की गुहार लगाती है और इस तरीके से वह शासिका बनती है। तो रजिया क्या है? रजिया जो है सल्तनत काल की
प्रथम जो है, सल्तनत काल नहीं बेटा, मध्यकाल कह लीजिए, मध्यकाल की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रहती है, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है रजिया सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान बनती है तो तुर्की अमीर वर्ग, अब पितृसत्तात्मक समाज इसी को कहते हैं ना, कि महिलाओं को जब ज्यादा सत्ता मिलता है तो पुरुष समाज जल भुन जाता है। पुरुष समाज जब जल भुन जाता है तो ऐसे में क्या है, रजिया के पास जब सत्ता आता है तो अपने ही बेगाने हो जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, तो मुल्तान के सूबेदार, सॉरी भटिंडा के सूबेदार, भटिंडा पंजाब में है, भटिंडा के सूबेदार मलिक अल्तुनिया जो है विद्रोह कर देते हैं। मलिक अल्तुनिया जब विद्रोह कर देते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है रजिया दिल्ली से निकलती हैं, भटिंडा पंजाब में है, मलिक अल्तुनिया के विद्रोह को समाप्त करने जाती हैं। मलिक अल्तुनिया इन्हें पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद रजिया को कैद कर लेता है। जब रजिया को कैद कर लेता है तो रजिया यहां पे कूटनीति का खेल खेलती हैं और मलिक अल्तुनिया से कहती हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब मलिक अल्तुनिया बेटा एक सूबेदार, मतलब उस समय राज्य को सूबा कहा जाता था, तो एक छोटे से राज्य कहाँ मल्लिकाए हिंदुस्तान है। अब वो बेटा चाह के भी मना नहीं कर पाते हैं, चाह के भी मना नहीं कर पाते हैं, जबकि सेना चाहती थी अल्तुनिया की कि आप शादी कह रही है करने के लिए, करिएगा मत। लेकिन बेटा मलिक अल्तुनिया लाख चाहने के बाद भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और विवाह कर लेते हैं। विवाह कर लेते हैं तो रजिया तो यही चाहती थी। जब विवाह कर लेते हैं तो रजिया कैसा कैद में, रजिया कैद से बाहर है और मलिक अल्तुनिया की सेना अब रजिया की सेना हो गई। जब ये मलिक अल्तुनिया को कैद कर लेते हैं तो दिल्ली में जो 40 गुलामों का दल रहता है, ये एक नया शासक बना देता है। नया शासक का नाम रजिया के भाई बहरम शाह को नया सुल्तान बना देते हैं। अब रजिया जो है क्या करती है, मलिक अल्तुनिया की सेना लेकर के भटिंडा से दिल्ली पे कब्जा करने के लिए निकलती है। लेकिन बेटा केंद्र की सेना ही होती है और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है तुर्काने चहलगानी का सशक्त नेतृत्व रजिया और मलिक अल्तुनिया उससे पराजित हो जाते हैं। पराजित हो जाते हैं तो अल्तुनिया की सेना तो पहले से ही कह रहा था कि इससे शादी मत करो, अल्तुनिया नहीं मान पाए थे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मलिक अल्तुनिया की सेना अब अल्तुनिया का साथ छोड़ के चली जाती है। ये दोनों बेटा अकेले हो जाते हैं। ऐसे में एक दिन की बात रहता है, ये नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे, गर्मी का दिन रहता है, एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे होते हैं। डाकुओं का गिरोह उधर से गुजर रहा होता है। इनके घोड़े और इनके पोशाक को देख के समझ जाते हैं कि ये शाही परिवार के लोग हैं। इन दोनों की हत्या करते हैं। घोड़े सहित इनके जो भी आभूषण और वो हैं उसे लेकर चले जाते हैं। रजिया की कहानी खत्म होती है। जो बलबन रहते हैं, बलबन बेटा रजिया 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करती हैं। बलबन 1265 से 1288 ईस्वी। बलबन तुर्काने चहलगानी के एक गुलाम रहते हैं। तुर्काने चहलगानी के एक गुलाम रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है वह तुर्काने चहलगानी के एक गुलाम रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बलबन देख के मौका मारा चौका, ये सही समय देख करके खुद सुल्तान बन जाते हैं। खुद सुल्तान बनते हैं तो लंबे समय तक सुल्तान बने रहने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाते हैं।
और ऐसे में एक लंबे समय तक शासन करते हैं। तो बलबन की रक्त और लौह की नीति रहती है, जिसके वजह से ये अपने विरोधियों को मरवा डालते हैं और लंबे समय तक शासन करते हैं। बलबन के मरने के बाद ही क्या होता है, गुलाम वंश ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और इसके बाद फिर कौन आते हैं, तो इसके बाद जो है वह खिलजी वंश आता है। इसके बाद बेटा कौन आते हैं, तो इसके बाद जो है खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश कब से कब तक शासन करते हैं, तो ये 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। खिलजी वंश में दो प्रमुख शासक होते हैं। कौन दो प्रमुख शासक हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन जो खिलजी हैं ये 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं ये 1296 से 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1296 से 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के संस्थापक रहते हैं। और कान खोल के सुनिएगा, अगर बेटा मैं ये शब्द प्रयोग करूंगा, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं कान खोल के शब्द अपने बैच में यूज करूं, समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन खिलजी सल्तनत काल के सबसे वृद्ध शासक थे। 70 साल से ज्यादा की इनकी आयु थी, सबसे वृद्ध शासक थे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये कहते हैं कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त नहीं बहाना चाहता हूं। तो अपने समय में बेटा कोई खास ऐसा युद्ध वगैरह ये नहीं करते हैं। एक अभियान इनका, ये अलाउद्दीन खिलजी इनके भतीजे रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी जो रहते हैं वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अगले शासक बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करते हैं, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं और कई सारे विजय करते हैं। ये उत्तर भारत की विजय करते हैं, ये दक्षिण भारत की विजय करते हैं, ये दक्षिण भारत की विजय करते हैं। और साथ ही साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारा जो है सुधार कार्य किया था। तो जो उत्तर भारत की विजय है बेटा, इसमें एक विजय बहुत महत्वपूर्ण है, चित्तौड़ की विजय। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ की विजय जो है, यहाँ के चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम पद्मावती रहता है। तो पद्मावती को कहा जाता है कि उनके रूप से आकर्षित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वह चित्तौड़ की विजय कर भी लेते हैं और चित्तौड़ को जीतने के बाद अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देते हैं। अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर देते हैं। दक्षिण भारत की विजय करने वाला ये मध्यकाल के प्रथम शासक हैं। दक्षिण भारत की बेटा विजय करने वाला अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वह मध्यकाल के प्रथम शासक हैं। मींस कि अभी तक गुलाम वंश से लेकर अभी तक सब उत्तर भारत को जीते थे, दक्षिण को कोई नहीं जीता था। और दक्षिण भारत का जो विजय है, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम
मलिक काफूर ने किया था, एक गुलाम मलिक काफूर ने किया था। दक्षिण भारत में बेटा आज जो आंध्र प्रदेश है उस जमाने में वारंगल था, उस जमाने में उसे वारंगल कहते थे। तो मलिक काफूर जब दक्षिण भारत को जीतता है तो उसी समय उसे क्या मिला रहता है, उसी समय उसे जो है कोहिनूर हीरा मिला रहता है। और इस कोहिनूर हीरा को वह किसे दे देता है, कोहिनूर हीरा को मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा कई सारे सुधार कार्य भी किए थे। जैसे वह पहला शासक मध्यकाल का था जिसने भूमि माप की विश्व प्रणाली का प्रचलन किया था, जिसने भूमि माप की विश्व प्रणाली का प्रचलन किया था। आज भी बेटा गांव में जमीन में बिस्वा आपके यहां भी प्रचलन में होगा, या बिहार में उसे कट्ठा कहते हैं, तो आज भी वो बिस्वा प्रणाली प्रचलन में है। अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार कार्यों के तहत जो है सैनिकों का हुलिया लिखना, सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। सैनिकों का जो हुलिया लिखना है वो आज का आधार कार्ड उसे मान सकते हैं। जैसे कहाँ पे हाथ पे तिल है, कहाँ गाल पे तिल है, पैर में तिल है, मतलब इस शरीर का पहचान चिन्ह, शरीर की लंबाई कैसा है, शरीर का रंग कैसा है। तो इससे ये था कि युद्ध में वही सैनिक जो सेना में नौकरी कर रहा है, वही होता क्या था पहले के जमाने में अपनी जगह पे दूसरे को लड़ने के लिए भेज देते थे। किसी निम्न जाति के व्यक्ति को डरा धमका के पैसा दे के भेज देते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है ये सब नहीं चलेगा, वो हुलिया लिखने की परंपरा। घोड़ों में बेटा बड़ा भ्रष्टाचार होता था, अरबी घोड़े बड़े दमखम वाले घोड़े होते थे। तो युद्ध के समय में क्या होता था, मान लीजिए 5,000 घोड़ा खरीदा गया तो ये 3,000 घोड़ा ही खरीदते थे, बाकी लोकल घोड़े को रख लेते थे। तो कहता है नहीं, जो घोड़े जिसके लिए पैसा दिया गया हर घोड़े को दागो, मतलब उसको चिन्ह लगाओ, युद्ध के समय पे वो सारे घोड़े होने चाहिए। तो उसके ये सारे सुधार कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया था। आज का इसे कैंटीन सिस्टम कह सकते हैं। कैंटीन में बेटा एक निश्चित मूल्य पे सामान मिलता है, इसने भी वैसा किया था। तो चलिए जो है ये बेटा क्या है, ये खिलजी वंश है। अब आगे बढ़ते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन कर रहे हैं। और इसमें एक ही प्रमुख शासक हैं, बट मैं 3 जो है उनका नाम लिख देता हूं। गयासुद्दीन तुगलक हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किए। दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किए। और अगले जो हैं वह फिरोज शाह तुगलक हुए। फिरोज शाह तुगलक जो हैं 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किए। तो गयासुद्दीन तुगलक का एक सूफी संत रहते हैं, सूफी संत का नाम जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया रहता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया से इनका विवाद रहता है। जैसे बेटा हमारे यहाँ पे साधु संत होते हैं, वैसे ही मुस्लिमों में भी संत होते थे, उन्हें सूफी संत कहा जाता था।
तो गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद रहता है। एक बार की बात रहती है, जब ये बंगाल के अभियान से लौट रहे होते हैं तो एक फरमान जारी करते हैं और कहते हैं कि हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया आप दिल्ली छोड़ दीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया भी कहते हैं हुनूज दिल्ली अभी दूर अस्त। इसका मतलब है कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये दिल्ली आते हैं, एक षड्यंत्र में इनकी हत्या हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया सिद्ध पुरुष थे, क्या होने वाला है वह भांप गए थे, इसीलिए दिल्ली वो नहीं छोड़े और दिल्ली आते ही इनकी हत्या हो जाती है। इसके बाद बेटा जो है मोहम्मद बिन तुगलक शासन में आते हैं। एक बेटा वो कौन सा कुमार विश्वास है ना, उनका वो क्या है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ये लाइन आप सुने होंगे। तो कुछ वैसा ही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोगों का सोच है। मोहम्मद बिन तुगलक को बेटा कुछ इतिहासकारों ने पागल बादशाह कह दिया, कुछ इतिहासकारों ने सल्तनत काल का सबसे ज्यादा अंतर्विरोधी शासक कह दिया, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें सल्तनत काल का सबसे दूरदर्शी शासक कहा। तो वो जो बेटा रामायण की चौपाई है ना कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत मिले तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना रहती है प्रभु का मूरत उसे उसी रूप में दिखाई देता है। तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत मिले तिन तैसी। तो कुल मिलाजुला करके जिस इतिहासकार की जैसी भावना थी, मोहम्मद बिन तुगलक उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, क्यों इतिहासकार कुछ इन्हें पागल कहते हैं, कुछ इन्हें बहुत दूरदर्शी कहते हैं, कुछ इन्हें अंतर्विरोधों का मिश्रण कहते हैं। जो सारी बातें हैं वो इनकी 5 योजनाओं के आधार पे कहा जाता है। और बेटा वो 5 की 5 योजनाएं क्या हुई थी, वो 5 की 5 योजनाएं असफल हो गई थी। तो उसी असफलता के आधार पे किसी ने पागल कहा, किसी ने दूरदर्शी कहा। तो वो 5 योजनाएं क्या हैं, तो 5 योजनाएं हैं दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दूसरा बेटा जो है राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद। तीसरा योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथा योजना है खुरासान अभियान, खुरासान अभियान। पांचवा योजना जो है वह कराचिल अभियान है, वह कराचिल अभियान है। जब एडवांस बैच में आएंगे आप लोग ना, तो इसे मैं इन डिटेल बताऊंगा कि हर योजना क्या क्या योजना थी। आप बस बेटा अभी इतना जानिए कि ये 5 योजनाएं क्या हुई थी। ये 5 योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की असफल हो गई थी और इसी असफलता के आधार पे इन्हें पागल कहा गया। इन असफलता में मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा कोई दोष नहीं था, बड़ी ही दूरदर्शी योजनाएं थी और कहा गया कि समय से पहले इसे लाया गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये आज जैसे कि बेटा पूरे दुनिया में आज सांकेतिक मुद्रा चलता है, वो उस जमाने में सांकेतिक, अरे 500 का नोट बेटा कागज ही तो होता है, आग लगाइए राख हो जाएगा। तो सांकेतिक मुद्रा है ना, उसमें कहां 500 का चांदी लगा हुआ है, सोना लगा हुआ है।
पूरी दुनिया सांकेतिक। आज पेटीएम पे बेटा जो 500 भेजते हैं, 200 भेजते हैं, वो सांकेतिक है ना, कि गया कौन सा 500 का उसमें सोना जा रहा है। आज पूरी दुनिया सांकेतिक मुद्रा चलाती है, उसने उस समय में चलाया था। तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि जनाब पागल मत कहिए, दिल दुखेगा तुगलक का, बद्दुआ देगा। उसको समझिए कि वो कौन था। वो असल में सबसे दूरदर्शी था। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। वो समझता था कि वो कौन सी योजना लाया है, उसकी जनता नहीं समझ पाया, तो उसे कम से कम पागल मत कहिए, वह दूरदर्शी है। तो सब बेटा डिटेल में हम लोग वहां पे देखेंगे। सल्तनत काल में सबसे ज्यादा विद्रोह जो है, कुल 36 विद्रोह इन्हीं के समय काल में हुआ था। कुल 36 विद्रोह इन्हीं के समय काल में हुआ था। तो कई सारे राज्य स्वतंत्र हो गए। अब इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक आते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक बेटा जो है, वह इनके दो समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हुए किसी क्षेत्र को जीतने का कोई प्रयास ही नहीं करते हैं। जब कोई प्रयास ही नहीं करते हैं और लंबे समय तक शासन कर सके, इसके लिए कौन सी नीति लाते हैं? इसके लिए जो है तुष्टीकरण की नीति लाते हैं। तुष्टीकरण की नीति मीन्स की पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट लाते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि ये तुष्टीकरण की नीति क्या है। अब बेटा मैंने शुरू में ही कहा कि इसका कोई योगदान नहीं है, सैयद वंश का कोई योगदान नहीं है। क्यों? क्योंकि तुगलक वंश के दौरान किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। लंग मतलब बेटा वो लंगड़ा था। तैमूर लंग मतलब वो लंगड़ा था। बहुत बदमाश, एक नंबर का बदमाश था। बदमाश कहना बेटा शायद उसकी बेइज्जती हो जाए। एक नंबर का खूंखार था। खूंखार मतलब समझते हैं, रक्त पिपासु था। अजीब तरीके से हमला करता था। पहले बेटा युद्ध में सेना के बीच में युद्ध होता था, सैनिक मारे जाते थे। ये जो रहता है, जिस देश पे आक्रमण करता था, सेना सहित महिलाओं, बच्चे, आम जनता सहित सबको मरवा देता, पशुओं को भी मरवा देता था। एकदम बेटा जो कहा जाता ना कि साए साए, जो मतलब एक तरीके से नो मैंस लैंड बना देता था। आक्रमण करता था तो इतनी तेजी से आक्रमण करता था कि जो घोड़े के खुर होते हैं ना, घोड़े का खुर मतलब जो पैर का निचला हिस्सा, उससे जो मिट्टी निकलती थी ना, आक्रमण तो बाद में करता था, मतलब जहां पे आक्रमण करना होता था बाद में पहुंचता था। इतने तेजी से आक्रमण करता था कि आसमान में धूल के गुबार जो हैं वो छा जाते थे। आसमान में धूल के गुबार, तो कोई दूर से ही देखता था तो उसे अनहोनी की आशंका हो जाती थी। हाँ बेटा, सैफ अली खान के लड़के का नाम तैमूर है। जब वो उसका नाम तैमूर रखे थे सैफ अली खान, तो बड़ा देश में विरोध हुआ था। कोई भी नाम रख देते, सलीम नाम रख देते, अकबर नाम रख देते, कुछ भी XYZ नाम रख देते, तुम्हें दुनिया में और कोई नाम नहीं मिला, ये तैमूर नाम ही मिला था। तैमूर इसलिए लोगों का विरोध था, बहुत ही ज्यादा खूंखार था। तो इस तैमूर लंग ने क्या किया? तुगलक वंश की ईंट से ईंट बजा दिया, मतलब तुगलक वंश को मारा कि नेस्तनाबूद कर दिया। जब ये लौटने लगा तो भारत का राज्य किसे दे दिया? भारत का राज्य खिज्र खान को दे दिया। और यही जो खिज्र खान है वह क्या है? यही खिज्र खान जो है वह सैयद वंश का संस्थापक है। तो ये कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। खिज्र खान कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ये अपने आप को रैयते आला कहता था, मतलब तैमूर लंग का प्रतिनिधि कहता था। और कुछ बेटा इनका योगदान नहीं है। अब अंत में कौन आते हैं? लोदी वंश आते हैं। लोदी जो है मध्यकालीन इतिहास के कौन है? तो मध्यकालीन इतिहास के जो हैं प्रथम अफगानी वंश हैं।
प्रथम अफगानी वंश थे। तो जैसे बेटा हिंदुओं में आपने देखा था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय श्रेष्ठ जाति का होने का दावा करते थे और वैश्य और शूद्र को निम्न जाति में समझा जाता था। वैसे ही इस्लाम में ईरानी नस्ल के मुस्लिम और तुरानी नस्ल के, तुरानी मतलब ये मध्य एशिया वाले जो तुर्कमेनिस्तान वाले हैं, तो ईरानी नस्ल के और तुरानी नस्ल के मुस्लिम अपने श्रेष्ठता का दावा करते थे और जिनको जबरन धर्मांतरित किया गया था, जिनको जबरन जो है इस्लाम में धर्मांतरित किया गया था, उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता था। ये जो अफगानी थे बेटा, अफगानिस्तान वाले, इनको जबरन जो है मुस्लिम बनाया गया था, तो इनको निम्न दृष्टि से देखा जाता था। अब निम्न दृष्टि से देखा जाता था तो अफगानियों का शासन आ गया। अफगानियों का शासन आ गया तो संस्थापक कौन है? संस्थापक बहलोल लोदी हैं। बहलोल लोदी को इस बात का इल्म था, एहसास था कि गाना सुने ना, अपने तो अपने होते हैं। तो बहलोल लोदी को यह बात पता था कि अपने तो अपने होते हैं, मीन्स कि अफगानी अफगानियों के होंगे। ये तुर्क आक्रमण हुआ था ना गजनवी और गौरी का, और ये बेटा जो गुलाम वंश हैं ये भी तुर्क थे। अभी 40 गुलामों का दल तुर्काने, वो भी तुर्क थे, 40 गुलाम थे लेकिन तुर्क नस्ल के गुलाम थे। तो बहलोल लोदी को पता था कि जब भी मौका मिलेगा ये तुर्क नस्ल वाले जो हैं अफगानी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तो उसने जो है अफगान समानता का सिद्धांत लाया, मतलब अफगानियों को एक करने की नीति लाया और सफलतापूर्वक उन्होंने शासन भी किया। बहलोल लोदी के बाद फिर सिकंदर लोदी आते हैं। सिकंदर लोदी आते हैं तो वो आगरा शहर की स्थापना करते हैं और दिल्ली से राजधानी आगरा को बना देते हैं। सिकंदर लोदी बेटा शेरो शायरी के शौकीन थे, तो गुलरुखी नाम से वो शायरी लिखा करते थे। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हैं। इब्राहिम लोदी को बेटा पनौती मान सकते हैं कि पनौती थे। 1 लाख की सेना थी। लोदी वंश के अंतिम शासक बेटा इब्राहिम लोदी थे। 1 लाख की सेना थी। कल बड़ा विस्तार से बताऊंगा कि बाबर आया मात्र 10,000 की सेना के साथ। बाबर की मात्र 10,000 की सेना ने 1 लाख को हराया और इस तरीके से लोदी वंश का अंत हो गया। इस तरीके से सल्तनत काल का अंत हो गया और मुगल वंश की नींव पड़ा। तो चलिए बेटा जो है ये हम लोगों का आज का जो है सेशन रहा। आज के मध्यकालीन इतिहास के जो सिलेबस डिस्कशन की श्रृंखला है, इसमें 2 टॉपिक हम लोगों ने देखा। वो 2 टॉपिक पूर्व मध्यकाल और सल्तनत काल है। आपके कमेंट को देख के लग रहा है बेटा कि आज का क्लास मजेदार लगा। आज कहानियां कुछ ज्यादा आप लोगों को सुनाया गया। तो चलिए कल हम लोग मिला जाएगा और कल जो है मुगल वंश, दक्षिण भारत का इतिहास बेटा बस उसको एडवांस बैच में ही किया जाएगा। थोड़ा बहुत शिवाजी के बारे में बता दूंगा, औरंगजेब की चर्चा करते हुए। तो कल हम लोग मुगल वंश पे चर्चा किया जाएगा। तो आइए बच्चों जो है आज के क्लास को यहीं पे औपचारिक रूप से हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल पुनः इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।